हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और आपको बता दें, इस वीडियो में हमें सभी चैप्टर यानी सभी यूनिट्स के आपको ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आपको बता दें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प, सही जोड़ी, रिक्त स्थान वगैरह होते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, जो आपका पेपर होने वाला है तो उसमें आपको इस वीडियो से आपकी मदद हो जाएगी। और आपको पता है, पास होने के लिए जो 28 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, तो अगर आप उनमें से 15 भी सही कर लेते हो और 2-3 क्वेश्चनों के आंसर लिख आते हो तो आसानी से पास हो जाओगे। अब रही बात जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ऑब्जेक्टिव ओटी, वो आप सही कैसे करोगे 15, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसी प्रकार से हमने फिजिक्स की वीडियो बनाई थी, तो उसमें से कम आप मान सकते हो 18 से 19 क्वेश्चन आपको उस वीडियो से मिल गए थे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। जल्दी जल्दी से हम आपको इस वीडियो में सभी चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने वाले हैं। अब देखिए, पहला चैप्टर देख लेते हैं, यानी पहली यूनिट देख लेते हैं, बिलियन। तो देखिए, कुछ चैप्टर हैं ना, कुछ यूनिट हैं जिनमें ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी ज़्यादा ओटी हैं। तो आप घबराइए मत कि ज़्यादा क्वेश्चन है, कुछ में कम है और कुछ में ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जिसमें ज़्यादा है तो उसी से आने की ज़्यादा संभावना रहेगी आपके पेपर में। तो आप घबराइए मत, जो हम बता रहे हो आप सुनते जाइए, केवल वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, गैसों का द्रव्य विलेयता का नियम किसने दिया था। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, जो क्वेश्चन अब हमने यहाँ पर सही विकल्प में रखा है, हो सकता है ये रिक्त स्थान में आ जाए, ऐसे आ जाए। गैसों का द्रव्य विलेयता डॉट डॉट नियम दिया था, किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी ने। ठीक है, आपको तो डायरेक्ट आंसर याद करना है नहीं। गैसों का द्रव्य विलेयता का नियम किसने दिया था, हेनरी ने। इस प्रकार से सीधा सीधा आंसर याद करते चलो। और शुद्ध जल की मोलरता होती है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, यहाँ पर है 55.6। अब देखिए, यही क्वेश्चन रिक्त स्थान में ऐसे आ सकता है, शुद्ध जल की मोलरता डॉट 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 होती है, तो उसमें भरना होगा आपको यानी 55.6। ठीक, इस प्रकार से आपको सीधा सीधा याद कर लेना है। अगला यहाँ पर 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोललता। ठीक है, आपको ऐसे याद कर लेना है सीधे सीधे। वैसे तो आपको कुछ क्वेश्चन याद होंगे, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से। अगला देखिए यहाँ पर, अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो निम्न में से अणुसंख्यक गुणधर्म कौन सा नहीं है, तो वाष्पदाब हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय घोलने पर कम हो जाता है, तो क्या कम हो जाता है, इसका हिमांक कम हो जाता है। जो छात्र वीडियो को पूरा देख लेगा तो उसके क्वेश्चन प्रश्न गलत नहीं होंगे, जो क्वेश्चन इस वीडियो से बनेंगे वो आप सही कर आओगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट पूरा देखेगा उसके लिए फायदा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला रिक्त स्थान, रिक्त स्थान में देखिए, एक आदर्श विलयन वो है जो डॉट डॉट का पालन करता है, तो इसमें आएगा राउल्ट का नियम यानी राउल्ट नियम, राउल्ट नियम। ठीक है, और अगला, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, यहाँ पर इसमें आएगा विलयन, विलयन कहलाता है। अगला है, जिसके परासरण दाब समान होते हैं वह विलयन कहलाता है, तो समपरासरी विलयन। ठीक है, तो समपरासी विलयन हो जाएगा इसमें। अगला यहाँ पर सत्य सत्य के लिए, विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर वाष्प दाब कम हो जाता है, तो ये सत्य है, जो पहले भी हमने देखा था। ये आपका सत्य हो जाएगा। देखिए, इस यूनिट में थोड़े ज़्यादा हैं, तो आप घबराइए मत, इससे क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, इसलिए ज़्यादा है। देखिए, एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए यहाँ पर। देखिए, जो मोलरता की तो परिभाषा तो आपको याद होगी, तो मोलरता की परिभाषा याद कर लेनी। और देखिए, ये सूत्र जरूर याद करना है। जैसे परासरण दाब का सूत्र क्या हो गया, ये परासरण दाब का सूत्र याद कर लीजिए। हो सकता है विकल्प में आ जाए, तो आपको तो ये याद होगा, तो आप टिक कर दोगे। ठीक है, इसी प्रकार से हेनरी का जो सूत्र है वो आप इस प्रकार से याद याद कर लीजिए। अगला है यहाँ पर देखिए, विलायक में जो घटक अधिक मात्रा में होता है तो क्या कहलाता है, विलायक। यानी विलयन में जो अधिक होता है वो विलायक कहलाता है, कम होता है विलेय कहलाता है। सोडा वाटर में विलेय प्रावस्था है, यानी सोडा वाटर में विलेय प्रावस्था क्या है, तो गैस विलेय है। ठीक है, और गैस का द्रव्य विलयन क्या कहलाता है, सोडा वाटर गैस में, यानी गैस का द्रव्य विलयन है सोडा वाटर। अगर जोड़ी में आए तो एक साइड आएगा आपके लिए द्रव का यानी गैस का द्रव्य विलयन, एक साइड आएगा सोडा वाटर, और इसका रिक्त स्थान में गैस हो जाएगा। अगली यूनिट देखिए यहाँ पर, अगली यूनिट है 2। यहाँ पर देखिए, सही विकल्प में शैल स्थिरांक का सूत्र, तो शैल स्थिरांक का सूत्र आपको याद कर लीजिए, तीसरा वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर
विशिष्ट चालकता की इकाई। देखिए इस चैप्टर से इकाई जरूर आती है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, यानी ऑब्जेक्ट में जो इकाई होती हैं वो जरूर आती हैं। तो हमने एक साइड में लिख के आपको मिल जाएंगे आगे, टेंशन मत लीजिए, याद करना है आपको, इकाई जरूर याद करना है। तो इसकी इकाई हो जाएगी यहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगला यहाँ पर कैथोड पर होने वाली क्रिया कहलाती है अवकरण या अपचयन। ठीक है, यहाँ पर देखिए लोहे पर जंग लगने की क्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा संक्षारण। क्या हो जाएगा? संक्षारण। अब देखिए रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में पहला है, एक फैराडे विद्युत का मान डॉट डॉट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 96,500 कूलम। ठीक है, अगला यहाँ पर मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में विभव का मान होता है, तो कितना होता है? 0 वोल्ट। अगला यहाँ पर तनुता बढ़ाने पर डॉट डॉट घटती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट चालकता घटती है। अगला यहाँ पर चालकता डॉट डॉट का व्युत्क्रम होती है, तो जो चालकता होती है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सत्य सत्य, सत्य सत्य में एक ही आपको याद कर लेना, आणविक चालकता या फिर उसी का दूसरा नाम है मोलर चालकता। तनुकरण पर कम हो जाती है, असत्य, ये आपका असत्य हो जाएगा। तनुकरण करेंगे वो आपकी कम नहीं होगी। ठीक है, असत्य हो जाएगा ये। आप तो इस वीडियो को इसी प्रकार से देखते चलो, जब आप पेपर में क्वेश्चन देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमने देखा था, और यानी थोड़ा बहुत तो याद आ ही जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर हुआ विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ घटित होता है, यानी दोनों एक साथ होता है, तो वो क्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। याद कर लेना, अगर ऐसे भी आ जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं या परिभाषा रेडॉक्स अभिक्रिया की, तो आप इसे ऊपर लिख देना जो ऊपर आए, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ घटित होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला यहाँ पर मोलर या आणविक चालकता की इकाई। देखिए इकाई हमने बताया था, इकाई आपको याद करना है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और जो सूत्र आ जाए ना मोलर या आणविक चालकता का सूत्र, तो सूत्र आप इतना याद कर सकते हो, के मल्टीप्लाई वी, के गुणा वी। अगला यहाँ पर देखिए सेल स्थिरांक की इकाई, ये आपको सभी इकाई करनी है, इंपोर्टेंट है सेल स्थिरांक की भी। और अगली है यहाँ पर तुल्यांकी चालकता की इकाई। तुल्यांकी चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर ग्राम तुल्यांक इनवर्स लिख, इनमें से कोई सी भी एक लिख सकते हो। और अगला यहाँ पर विद्युत रासायनिक, यानी संक्षारण एक विद्युत रासायनिक घटना है, तो ये सत्य है। ठीक है, अगला कोलरास के नियम को व्यक्त किया जाता है, तो कोलरास के नियम को इससे व्यक्त किया जाता है, यानी ये उसका सूत्र हो गया। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने पहले ही बोला था जिस चैप्टर से आपको ज़्यादातर इकाई पूछने को मिल सकती है, तो आपको इकाई जरूर याद कर लेनी है। ठीक है, इकाई में देखिए मोलर चालकता की हो जाएगी, सेल स्थिरांक की हो जाएगी, तुल्यांकी चालकता की, 3 इकाई जरूर याद करनी है। अब यूनिट देख लीजिए 3, इकाई 3 में पहला रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय द्रव्यमान पर। अगला अभिक्रिया दी हुई है यहाँ पर, तो ये कौन सी अभिक्रिया आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए 2NH3 पीटी उत्प्रेरक हो जाएगा, ये आपको अभिक्रिया पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया, सीधा याद रखिए आप। अगला देखिए यहाँ पर अणुसंख्यता सदैव डॉट डॉट होती है, रिक्त स्थान में देखिए इंपोर्टेंट है, अणुसंख्यता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसमें क्या आएगा? एक पूर्ण संख्या। अगला है यहाँ पर अभिक्रिया की डॉट डॉट का मान शून्य नहीं हो सकता, तो जो अभिक्रिया की आणविकता होती है उसका मान शून्य नहीं हो सकता। अगला है यहाँ पर देखिए, ये आपको याद करना है, सीधा सीधा लिखा है, याद करना है, सीधा आप याद कीजिए, चाहे तो वो एक वाक्य में आए, चाहे सत्य सत्य में आए, चाहे किसी प्रकार से जोड़ी में ऐसे आ सकता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धवायुकाल लिखा आएगा एक साइड ही आपको ये लिखा जाएगा, तो ये व्यंजक आपको सीधा सीधा याद करना है। प्रथम कोटि के लिए ये याद कर लो, एक शून्य की भी कर सकते हो आप, लेकिन आर्यन समीकरण पूछे तो आर्यन समीकरण आप इतना याद कर लीजिए, इंपोर्टेंट है आर्यन समीकरण। ठीक है, कैसे भी आ सकता है, रिक्त स्थान में आए तो इतना लिख देना है आपको, सही जोड़ी में आए तो इससे मिला देना है आर्यनी समीकरण। ठीक है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है, हर हर वर्ष पूछा जाता है कहीं ना कहीं, सही जोड़ी में आएगा या कैसे भी बन के आता है, दर स्थिरांक की इकाई। तो आपको दर स्थिरांक की इकाई जरूर याद करना है। दर स्थिरांक की इकाई में देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई, दर स्थिरांक की इकाई,
प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई, द्वितीय कोटि की, तृतीय कोटि की। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शून्य कोटि की। शून्य कोटि की क्या है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। एस यहाँ पर सेकंड है, एल लीटर है यहाँ पर। इसी प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अभिक्रिया की दर की इकाई पूछे तो आप ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें और जल्दी से आप इसको अच्छे से दिमाग में रखें। अब इकाई देखिए 4, इकाई 4 में देखिए संक्रमण तत्व अनचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्यों? तो इसका हो जाएगा अर्धपरित कक्षक, या फिर ऑप्शन में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कर देना, ठीक है। अगला यहाँ पर अगले में देखना है परवर्ती संयोजकता होती है वो प्रदर्शित करते हैं, तो कौन प्रदर्शित करते हैं? संक्रमण तत्व। अगला देखिए यहाँ पर Zn केवल डॉट डॉट ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो इसमें आ जाएगा +2, Zn +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अगला है संक्रमण तत्वों और उनकी यौगिक डॉट डॉट का कार्य करते हैं, तो इसमें आ जाएगा उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अगला है पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4 होता है, ठीक है, याद करना है सीधा सीधा। और जो ए ब्लॉक का तत्व होता है ना, ए ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। और जो डी ब्लॉक होता है उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। ये जरूर ध्यान रखना है आपको। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद कर लेना है, एक बार पूछा गया था इसलिए आ सकता है। और यहाँ पर देखिए एक वाक्य में अगर क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, जैसे संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन होते हैं क्यों? तो डी संकरण के कारण। अगला Zn परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था या फिर संयोजकता प्रदर्शित नहीं करती है, क्यों नहीं करती है? तो इसका डी कक्षक होता है वो पूर्ण होता है, पूर्ण भरा होता है। और डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व। और एक एफ ब्लॉक के अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इकाई 5, इकाई 5 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ इसमें एन आई की जो ऑक्सीकरण अवस्था पूछी है, तो एन आई की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी शून्य, याद कर लेना आपको। यहाँ पर इसे देख लीजिए और शून्य इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर मोहर लवण होता है, इसे आप अच्छी से याद कर लीजिए। मोहर लवण, द्विक लवण का उदाहरण द्विक लवण होता है मोहर लवण। अगला है देखिए ये जरूर आपके पेपर में ज़्यादातर पूछे गए हैं, जैसे ईडीटी यानी ईडीटीए क्या है? तो एक बहुतंत्र लिगेंड है, ठीक है, बहुतंत्र या षड्यंत्र। यहाँ पर देखिए ईडीटीए का जो रासायनिक नाम होता है, तो रासायनिक नाम इसे याद कर लीजिए, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। अगला यहाँ पर हीमोग्लोबिन आयरन का यौगिक है, तो संकुल, इसमें आ जाएगा संकुल यौगिक है, हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल यौगिक। तो देखिए ये 6 इकाई, 6 इकाई में देखिए 6 इकाई को देखने से पहले हम आपको बता दें कि थोड़ा बहुत अगर आपके पास टाइम हो तो आप बुक वगैरह से भी थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, जो क्वेश्चन छूट गए हैं। वैसे तो जो इम्पोर्टेंट थे हमने वीडियो में कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर C-X यानी यहाँ पर दिए हुए बंद होता है, तो होता है आपका ध्रुवीय बंध, इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीय बंध। अगला है निम्न यौगिक यानी रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है, तो ये आपको डायरेक्ट याद करने हैं, ठीक है, इसका डायरेक्ट याद कर लीजिए आप। और यहाँ पर देखिए फ्रोन का यानी फ्रोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सूत्र आप यहाँ पर डायरेक्ट याद कर लीजिए। अगला देखिए यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड का सामान्य सामान्य सूत्र होता है वो RX होता है, यहाँ पर देख लीजिए। अगला देखिए जो क्लोरीटोन उच्च कोटि की निद्राकारी औषधि है, तो इसमें क्या आ जाएगा? निद्राकारी। अगला है यहाँ पर सेंडमेयर अभिक्रिया एक उत्पाद है, यानी सेंडमेयर अभिक्रिया का जो मुख्य उत्पाद है वो क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन। अगला देखिए यहाँ पर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण करने पर डॉट डॉट गैस बनाता है, तो जो आपको क्लोरीन यानी क्लोरोफॉर्म होता है जो फॉस्जीन गैस बनाता है, तो क्या आ जाएगा इसमें? फॉस्जीन। अब देखिए इससे देखिए अगर जोड़ी आए तो जोड़ी में देखिए किस प्रकार से जो SN1 अभिक्रिया होती है वो मुक्त मूलक, इससे याद कर लेना है आपको। और जो क्लोरोपिक्रिन होता है युद्ध गैस होती है, विषैली युद्ध गैस होती है, ठीक है। और जो होता है कार्बोनिल क्लोराइड ये फॉस्जीन गैस होती है। और जो CF2Cl2 होता है प्रशीतक होता है। अगला देखिए यहाँ पर डी यानी DDT का रासायनिक नाम,
तो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। बेंजीन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ जो क्रिया करके बनाता है तो BHC बनाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो इकाई 7 देख लीजिए, यहाँ पर इकाई 7 में सीधा सीधा आंसर दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देखते जाइए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। यहाँ से लुकास अभिकर्मक द्वारा जो परीक्षण होता है, एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। और जो फिनोल का स्वभाव कैसा होता है, इम्पोर्टेंट है फिनोल का स्वभाव। तो फिनोल का स्वभाव अम्लीय होता है। जल्दी जल्दी से देख लीजिए इसे। और यहाँ पर देखिए ईथर के लिए निर्माण किया जाता है यहाँ पर। अगला यहाँ पर एल्कोहल को विषैला बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मेथिल एल्कोहल। इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं इनके। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपको पहला कर लेना है, इससे आंसर आप देख ही रहे होंगे। और यहाँ पर ये कर लेना है लुकास अभिकर्मक वाला। और यहाँ पर फिनॉल से कर लेना है आपको। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ लीजिए आप रोक कर वीडियो को थोड़ा। और यहाँ से लकड़ी के व्यंजन वाला कर लेना है। फिनॉल का स्वभाव तो आपको पता ही है, यहाँ पर उत्तर दी हुई है, अम्लीय होता है। और यहाँ पर द्वितीय एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर कीटोन। ठीक है, अगला एल्कोहल डॉट डॉट प्रकृति को होता है उदासीन। फिनॉल डॉट डॉट प्रकृति का होता है अम्लीय। निषेचक के रूप में ईथर। लुकास अभिकर्मक, यहाँ पर लुकास अभिकर्मक दिया हुआ है, इसे याद कर लीजिए। और जो यानी स्पिरिट ऑफ वाइन होता है, स्पिरिट ऑफ वाइन वो होता है एथिल एल्कोहल, जिसका सूत्र आप यहाँ पर देख लीजिए, C2H5OH, स्पिरिट ऑफ वाइन। अगला है एल्कोहल को पीने से अयोग्य बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका उत्तर प्रीडीन। तो अब देखिए इकाई 8 में देखिए, इकाई 8 में इम्पोर्टेंट है पहला ही जो आइसोसाइनाइड परीक्षण होता है, वो क्या देता है, प्राथमिक एमीन देता है। याद कर लेना, प्राथमिक को 1 डिग्री भी कहते हैं। अगला है जो मीरवेन का तेल होता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का सूत्र भी याद कर लीजिए आप, जोड़ी में आ सकता है। एक साइड नाइट्रोबेंजीन का सूत्र आ जाएगा, एक साइड जो मीरवेन का तेल लिखा होगा। यहाँ पर देखिए कार्बनिक यौग को गर्म करने पर कार्बनिक यौग को देता है, कौन सा देता है, अमोनियम साइनेट। अगला यहाँ पर देखिए जो मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होता है, तो एल्किल आइसोथायोसाइनेट। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना है। अगला कार्बन एमिन होता है परीक्षण, वो केवल प्राथमिक एमीन देता है। और मेथिल, यहाँ पर जो क्वेश्चन जरूरी है देखिए तीसरा वाला, जो मेथिल एमीन होता है अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है। अमोनिया की अपेक्षा मानी इससे ये ज़्यादा होता है। ठीक है, मेथिल वाला। और यहाँ पर देखिए जो एथिल यानी एथिल एमीन है अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। दोनों अमोनिया से दोनों ही अधिक क्षारीय हैं, याद रखना है यहाँ पर। और एक क्वेश्चन फिर इन दोनों में जो मैथिलेमीन और एथिलेमीन दोनों में से कौन सा क्षारीय ज़्यादा, तो देखिए मैथिलेमीन एथिलेमीन से कम क्षारीय, मैथिलेमीन एथिलेमीन से कम क्षारीय, ये वाली इससे कम क्षारीय। कहने का मतलब आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, दोनों में से कौन क्षारीय, क्यों क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ सकता है आगे पीछे। सत्य सत्य में देखिए यानी एमीन क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं, तो ये आपका सत्य है। अच्छे से याद कर लीजिए, एमीन होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। द्विक एमीन यानी द्वितीयक एमीन कार्बन एमीन अभिक्रिया देता है, नहीं देता है, प्राथमिक देता है। ठीक है, और होमेन ब्रोमाइड अभिक्रिया से प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। वैसे तो हमने जितने हो सकते उतने कम क्वेश्चन ही लिए हैं। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ तो होता है, तो TNT और TNV विस्फोटक पदार्थ होते हैं, जोड़ी सामने सामने दी हुई है। और नाइट्रोबेंजीन पहले भी बताया था हमने, मीरवेन का तेल होता है। और इंसवर का विक्रमक इम्पोर्टेंट है, इंसवर का विक्रमक इसका सूत्र होता है C6H5SO2Cl। कार्बेल एमीन प्राथमिक एमीन देता है, प्राथमिक एमीन परीक्षण। ठीक है, और जो सरसों का तेल यानी सरसों के समान गंध वाला तेल होता है तेल, तो होता है मेथिल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, अगला है डायोजेनियम लवण, उसका सूत्र यहाँ है C6H5N2Cl। एक वाक्य में उत्तर, हिंसवर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम यहाँ पर देख ली, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका सूत्र आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। और जो हवा में खुला छोड़ने पर जो एनिलीन होता है वो काला भूरा पड़ जाता है, क्योंकि वो वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर, उसका कारण है। एमीन जल में विलय होते हैं क्यों,
तो हाइड्रोजन बनने के कारण। अगला युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आप याद कर लीजिए, वैसे तो आपको युग्मन अभिक्रिया याद होगी तो वहाँ से लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए इकाई 10 में से देखिए ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आने के चांस हैं। ठीक है, संभावना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इकाई 10 से, तो आप बुक से भी थोड़ा पढ़ लीजिए। और आपको बता दें इकाई 10 में जो जैव अणु हैं उसमें आपको विटामिन है ना, विटामिन ए बी सी डी और जो के वगैरह, तो उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग, विटामिन यानी उनकी कमी से होने वाले रोग, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, बी की कमी से कौन सा होता है, सी की कमी से कौन सा होता है, एक क्वेश्चन आपको खुद से पढ़ना है। विटामिन वाला क्वेश्चन अच्छे से याद करके जाइएगा, जिससे क्योंकि विटामिन से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न विटामिन से आने के चांस रहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए विटामिन 12 में कौन सी धातु होती है, तो कोबाल्ट। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो हमने कवर कर लिए, फिर भी आ सकते हैं। दुग्ध शर्करा होती है तो लैक्टोज। अगला यहाँ पर सीधे सीधे इसी प्रकार से याद कीजिएगा आप, आरएनए में नहीं पाया जाता है तो आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर जो विटामिन बी 1 होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो उसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। अगला है सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है, फ्रक्टोज। अगला एस्कॉर्बिक अम्ल, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, और मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला देखिए यहाँ पर, अगला कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह द्वारा O2 का अभिगमन करता है, तो इसमें का आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला है विकृतीकरण प्रोटीन की डॉट डॉट संरचना को प्रभावित नहीं करता है, तो इसमें आ जाएगा प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता है। अगला है प्रोटीन डॉट डॉट का बहुलक है, तो प्रोटीन जो एमिनो अम्ल होता है उसका बहुलक होते हैं, एमिनो अम्लों के बहुलक। अगला देखिए यहाँ पर, अगला सत्यासत प्रोटीन जल में अवघटन पर एंजाइम देते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और जो क्रेटीन एक गोलाकार प्रोटीन है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, दो असत्य हैं। जोड़ी, जोड़ी देखिए इससे जोड़ी आने के ज़्यादा चांस हैं, तो आप जोड़ी देख लीजिए। विटामिन के, देखिए अगर विटामिन के आ जाए यानी रक्त का थक्का जमना, विटामिन के, दुग्ध शर्करा या फिर दुग्ध, पहले भी हमने बताया था आगे, तो देखिए दुग्ध तो लैक्टोज होती है। और ग्लूकोज, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड, डीएनए की शर्करा होती है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज। प्रोटीन की संरचना पेप्टाइड बंध, और बालों का झड़ना बायोटिन। और ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र आप यहाँ पर देख लीजिए C2H12O6। यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए, देखिए यहाँ पर रक्त को थक्का बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन, तो फाइब्रोनोजेन यहाँ पर प्रोटीन है। ठीक है, विटामिन नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना विटामिन और प्रोटीन में अंतर होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए प्रोटीन आए तब फाइब्रोनोजेन करना है। रक्त में उपस्थित ऑक्सी वाहक होता है, तो हीमोग्लोबिन। अगला यहाँ पर डीएनए में उपस्थित शर्करा डीऑक्सी राइबोस, पहले भी बताई थी हमने। देखिए जो एमिनो अम्लों का आपस में कौन से बंध द्वारा जुड़ता है, तो पेप्टाइड बंध। अगला जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी और सी, और इनके अलावा जो बचे हुए हैं वो नहीं घुलते हैं। अगला है जो बाल और ऊन वगैरह होते हैं उसमें कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है, केराटिन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ज़्यादा चांस थे, जिनकी ज़्यादा संभावना थी, इम्पोर्टेंट थे, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। तो आप उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप खुद से भी बुक वगैरह से पढ़ सकते हो।